अब क्या हुआ? तो ऐसे करके पढ़ना अभी नहीं लिखना है। ठीक है, आज का तो ना करिए। 15-20 मिनट 20 तक आना नहीं, 20 तक। Good afternoon, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज फेस्टिव है लेकिन रूम लिखा हुआ है इंग्लिश। वो गलती से लिखा, गलती से दे दिए होंगे, वहाँ ऑफिस से सेट हो गया होगा गलती से, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बताओ, क्या पढ़ा रहे थे? एसएसटी में क्या चल रहा था बाबू, बताओ। सर लैंड रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज पर बता रहे थे। यस सर, लैंड रिसोर्स बता रहे। एक सेकेंड। हाँ बताओ, क्या कौन सा रिसोर्स पढ़ा रहे थे? लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स बता रहे थे ना? यस। Yes, sir. Land resource. लैंड रिसोर्स खत्म नहीं हुआ था ना? नो सर, अभी नहीं हुआ था सर। हम क्वेश्चन पूछ लिए थे, उसी में एक क्लास चला गया। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं है। सर कोई अभिषेक कुमार से कोई क्लास में है, अभिषेक कुमार से कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वाली 5 ही 6 बच्चा हो जी। सब सर ज्वाइन हो। अमन और आदर्श भी नहीं है। लैंड रिसोर्स तो मैंने आपको बताया था कि हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट डज द लैंड कंप्राइज ऑफ, व्हाट डज द लैंड कंप्राइज, लैंड का मतलब क्या है और इसके अंतर्गत क्या आता है। मैंने बताया था आपको कि लैंड कंप्राइजेज क्या क्या, माउंटेन नहीं, प्लेट्यू एरियाज, प्लेन एरियाज एंड अदर relief features come under the land resource or the land। सर वाटर भी लैंड रिसोर्स नहीं आएगा? तो जिसे कहने का मतलब है कि वाटर, तुम्हारा ये बताओ कि ये आएगा नहीं, ये तो वाटर एक अलग रिसोर्स ही हो गया ना, ये तो सर अलग। वाटर रिसोर्स। हाँ, एक वाटर तो एक अलग रिसोर्स हो गया ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लैंड, लैंड कहने का मतलब क्या है? भूमि, भूमि में सब आ जाएगा, चाहे वो पहाड़ है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, सब आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वह सभी आपको लैंड रिसोर्स के अंतर्गत में आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब वो लैंड रिसोर्स सर में भी अलग अलग रिसोर्स है। अब लैंड रिसोर्स में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है। अब जैसे लैंड रिसोर्स पे ही आपको पता है कि जितना भी है खेती वगैरह, फार्मिंग प्लेसेज जो है वो कहाँ है? लैंड रिसोर्स पर तो है, प्लेन एरियाज पर ही तो आप खेती करते हैं। हाँ, तो वो भी तो एक लैंड रिसोर्स का ही हिस्सा है। बताइए, सर पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं बताइए? वेयर द फॉरेस्ट आर ग्रोन। लैंड पे। Land. पे। स्वाभाविक है कि लैंड रिसोर्स के ही अंतर्गत में वो भी आता है। मिनरल्स जितने भी पाए जाते हैं, चाहे वो माइका हो या बॉक्साइड हो या आयरन ओर हो या जो भी है, उससे मतलब ने पेट्रोलियम दिस दैट जो भी है, तो वो भी तो आके लैंड रिसोर्स के ही अंतर्गत का एक हिस्सा है ना। सर लैंड रिसोर्स कैसे होगा? आयरन और ये सब सॉइल रिसोर्स में होगा।
जैसे सॉइल रिसोर्स, तो सॉइल रिसोर्स अब तुम कह दिया तो सॉइल रिसोर्स कुछ अलग हो गया। फिर सॉइल रिसोर्स जो है दैट इज, क्या कह सकते हो कि पार्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स, that is what you can say available in our nature due to the breaking of the parent rock, and the rock also forms the land, understood or not? रॉक जो है, चट्टान क्या है, चट्टान ही तो आपको लैंड रिसोर्स को तैयार करता है, चाहे वो माउंटेन के रूप में चट्टान है या प्लेट्यू के रूप में चट्टान है, लेकिन एक चट्टान ही तो आपको लैंड रिसोर्स को तैयार करता है। और वह लैंड रिसोर्स जब ब्रेक करता है, जब लैंड ब्रेक करता है, माउंटेन वगैरह ब्रेक करता है, चाहे किसी कारणवश ब्रेक करता है, चाहे आपको पता होगा कि इरोजन का कुछ फैक्टर्स है, इरोजन के कुछ कंपोनेंट्स है, कारक है, जिसकी वजह से इरोजन होता है। और जब इरोजन होता है तो सॉइल का निर्माण होता है। एक तरफ सॉइल का निर्माण होते रहता है तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल इज गोइंग ऑन, दूसरी तरफ सॉइल का डिस्ट्रक्शन भी चलते रहता है। एक तरफ एक्युमुलेशन ऑफ द कटिंग मटेरियल बाय द व्हाट यू कैन से रेन, इट मींस वाटर, और द विंड एंड द ग्लेशियर एंड सो ऑन। दूसरे अन्य तत्वों के द्वारा, एलिमेंट्स के द्वारा क्या होते रहते हैं, लैंड कटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं और मिट्टी में परिवर्तित होते रहते हैं। तो पेरेंट रॉक जैसा होता है वैसा ही आपका सॉइल भी प्राप्त होता है। जिस तरह का, जिस चट्टान से टूट करके मिट्टी का निर्माण होता है, उसका टेक्सचर, कलर, क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह का होता है। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, आपको मैं बता रहा था कि पृथ्वी का जो टॉप लेयर जो है हमारा, वो लैंड फॉर्म्स के नाम से समझा जाता है। और इस लैंड फॉर्म्स में आपको सब कुछ है, ठीक है। आपको ओशेनिक एरियाज भी है और लैंड सरफेस एरियाज भी है, जो पृथ्वी के टॉप सरफेस एरियाज पे स्थित है, या आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट कह सकते हो इसको, ठीक है कि नहीं। इसको ज्योग्राफी में और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सियाल के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे हैं ना। तो लैंड को, हाँ, भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी का टॉप लेयर को मैं कह रहा हूँ, पृथ्वी का टॉप लेयर जो हो गया उसको हम मैं कह रहा हूँ। तो यह अन्य नामों से भी जाना जाता है, यह भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से इसे हम लोग पुकारते हैं। इसी में आपका पूरा जितना भी वर्ल्ड का, पृथ्वी का जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, उसको रिलीफ फीचर्स भी कहा जाता है। रिलीफ, समझ रहे हैं कि नहीं, ये रिलीफ फीचर्स दैट गिव्स द शेप टू द लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का मतलब है, ये लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या, जिसके अंतर्गत पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ आ जाता है, डेजर्ट, आइलैंड, ग्रुप सब कुछ आ जाएगा लैंड रिसोर्स के अंतर्गत, समझ रहे हैं कि नहीं। अब मुझे ये बताओ कि वाटर जो है वह भी तो कोई ना कोई उसका बॉटम प्लेस है ना जी। बॉटम प्लेस क्या है, उसका बॉटम प्लेस तो कंफर्म है कि वो भी किसी न किसी लैंड का ही बना हुआ है, किसी न किसी चट्टान का ही बना हुआ है। हाँ नहीं जी, हेलो। यस और उसी में Yes, पानी, sir. उसी में, उसी एक कंटेनर के तौर पे बना हुआ है, कंटेनर। और उसी कंटेनर में पानी है, वो ओशेनिक फॉर्म में है या सी फॉर्म में है या रिवर फॉर्म में है या टैंक्स के रूप में है या फिर क्या बोलते हो पॉन्ड्स के रूप में है या लेक्स के रूप में है। तो वो कहीं ना कहीं तो वो चट्टान पर ही स्थिर है, और वो चट्टान भी तो लैंड का ही हिस्सा है। हाँ, तो ये सर, दो दो तरह में होता है। देखो लैंड फॉर्म जो है ना, दो तरह में होता है। ऊंचावच जिसको रिलीफ फीचर्स कहते हो ना, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स। एक है ओशेनिक फॉर्म्स और दूसरा है लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा जितना भी माउंटेन, पठार, मैदान है ना, क्या बोलते हो डेजर्ट, मैंने लैंड सरफेस एरियाज, सॉलिड मटेरियल जितना भी है, सॉलिड फिगर जितना भी दिखता है वो सब लैंड फॉर्म्स के अंतर्गत आ गया। दूसरा रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत में क्या है, वो है ओशेनिक फिगर्स, ओशेनिक एरियाज। ये ओशेनिक एरियाज भी कई भागों में बटा हुआ है। एक कंप्लीट ओशंस में है तो ओशन सी में बटा हुआ है, तो फिर लेक में बटा हुआ है, या फिर रिवर्स में बटा हुआ है। इस तरह से रिलीफ फीचर्स दो तरह का हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग
बातें कर रहे थे, जो कि पृथ्वी के टॉप लेयर पर है, जो कि पृथ्वी के टॉप लेयर पे ये सभी चीजें देखने को मिलता है। हाँ बोलो बाबू बोलो, यू आर आस्किंग समथिंग। सर अभी जो आप बताया वाटर रिसोर्स भी पहले एक तरह का लैंड रिसोर्स था, बोलो बोलो। तो सर क्या हम लोग कह सकते हैं जो जैसे पहले जब वहाँ पे रिवर नहीं था, मानिए मेरे घर के बगल में एक पॉन्ड है, तो हम लोग कह सकते हैं पहले वहाँ पे लैंड था, लेकिन पानी की वजह से वो गड्ढा होते होते उस पॉन्ड बन गया। हाँ हाँ, तो पॉन्ड तो बन गया हम ना। लोग हाँ ठीक है ठीक है, यस मैं सर। समझ गया, कहना आपका जायज है, बिल्कुल मैं समझ गया। तो अब तो वाटर फॉर्म से आ गया ना, अब वो वाटर रिसोर्स के रूप में हो गया, वो समझ गए कि नहीं। एक वाटर रिसोर्स का एक हिस्सा हो गया, बहुत बड़ा पॉन्ड बन गया, अगर मान लो गड्ढा हो करके या जैसे भी आर्टिफिशियल बनाया गया है, नेचुरल मेड हो गया, चाहे किसी भी रूप में हो गया। आप गया में आपने देखा होगा कि पुलिस लाइन के पीछे पहाड़ के पास मिलिट्री कैंप के पास एक प्रकार का क्या बोलते हो कि क्या बन गया है, धीरे धीरे गड्ढा बनते बनते वहां पर आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मिला करके एक प्रकार का पॉन्ड बना गया है, तालाब बना दिया गया है, दिघी तालाब जिसको नाम से कहते हैं शायद, है ना। तो यस सर, हम लोग का वहीं था, हम लोग वहीं हाँ रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो आपको वाटर रिसोर्स के अंतर्गत में आ जाएगा बॉय, समझ रहे हैं कि नहीं, उसे हम लोग वाटर रिसोर्स का नाम देंगे। और उसके जस्ट बगल में जो है वह आपको पहाड़ नुमा जो आकृति है, छोटा छोटा जो पहाड़ दिखता है वो, तो वो तो आपको लैंड फॉर्म्स का एक हिस्सा हुआ, लैंड का एक पार्ट हो गया, दैट दैट इज कंसिस्टेड इन लैंड, समझिए कि नहीं। और ये जो वाटर सरफेस एरिया जो हो गया, दैट इज कंसिस्टेड इन वाटर रिसोर्स, ये तो वाटर रिसोर्स हो गया, लैंड रिसोर्स के अंतर्गत थोड़े ना हुआ, ये अलग टाइप हो गया। गॉट दिस? हेलो, यस यस सर सर। यस। कोई प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में, कंफ्यूजन हो रही है या समझ पा नो रहे सर, हैं? समझ है। नो सर, सर मेरे को पूछना था जैसे ये वाटर रिसोर्स होता है, लैंड रिसोर्स होता है, क्या एक तरह का वाटर एयर रिसोर्स भी होता है क्या? एयर, यस सर, एक तरह का कोई एयर रिसोर्स होता है जैसे वाटर है ऑक्सीजन। और लैंड। बहुत ऑक्सीजन। अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, आपने बिल्कुल अच्छी बात है। आप शुरू में रिसोर्स के विषय में पढ़ा होगा ना आपने, हाँ? शुरू में ही पढ़ा है ना, रिसोर्स यस सर कितने यस। तरह के होते हैं, रिसोर्स किसको कहते हैं ये तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। यस सर, एनीथिंग यस विल सर। सेटिस्फाई आवर। एनीथिंग, हाँ या एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट शुड बी कॉल्ड द रिसोर्स। अगर एयर हम लोगों की ब्रीदिंग प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है, और हम लोग उसके माध्यम से जिंदा रहते हैं, ये जिंदा रहने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है हवा, तो क्यों नहीं ये रिसोर्स है बताओ, ये हाँ रिसोर्स। सर, ऑक्सीजन। यस सर यस ये सर, रिसोर्स। ये भी ऑक्सीजन तो हमारे लिए, नाइट्रोजन। ये भी तो हम लोगों के नेचर रिसोर्स का हिस्सा है ना। नेचर रिसोर्स का मतलब क्या, समथिंग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर and useful for the satisfying the requirements or the needs of the human being. So those are referred to as a nature resources. तो continuous और the flow एक टाइप होता है, कंटिन्यूअस और फ्लो का मतलब है जो बहने वाला है, जैसे हवा बहने वाला है, पानी, पानी आप कह सकते हो कि फ्लो और ब्लो दो बातें हैं, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड इसमें आएगा क्या, फ्लो और ब्लो, लेकिन हिंदी में दोनों बहना ही होता है, पानी भी बहता ही है और हवा भी बहता ही है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस इंग्लिश में आ जाता है कि फ्लो जब कहेंगे तो वाटर हो जाएगा और ब्लो जब कहेंगे तो एयर हो जाएगा, ठीक है। तो एयर ब्लो करता, तो एयर जब ब्लो करता है तो ये भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हो गया, कंटिन्यूअस और फ्लो के अंतर्गत में आ गया, समझ रहे हैं कि यस नहीं। सर। ये भी आपके लिए एक प्रकार का रिसोर्स है बाबू, यू आर राइट। सर हाँ जी बोलो बोलो। सर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वो भी एक तरह का रिसोर्स हुआ ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आर्टिफिशियल सर रिसोर्स तो हो हम गया, लोग उसको एनर्जी का, क्लासिफाई कैसे करें, मीन कौन सा रिसोर्स कह सकते हैं? उसको हम लोगों को उसे मैनमेड रिसोर्स कहना होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स कहना होगा ना, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी सर जो लेकिन होगी। हाँ सर वाटर, लेकिन वाटर तो नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, यस सर, क्योंकि ये तो वाटर से ही ना बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कोल। बात है सुनिए देखिए, वाटर से तो जरूर है आपको रिसोर्स। ये बताओ कि आप ओल्ड स्टूडेंट हो कि न्यू स्टूडेंट हो, सो पहले बताओ। सर इस साल बन
ओल्ड स्टूडेंट ना? नो No, सर, sir. सर 8 क्लास तक के समझ सर, न्यू स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो, वही है, मेरे उससे मतलब नहीं, समझा देते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो, प्रकृति में बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जो यूं ही पड़े हुए हैं। जब तक इंसान उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाएगा, अपना अपना इंजीनियरिंग और क्या बोलते हो, मशीनरी यूज नहीं करेगा, अपने स्किल और विजडम का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक कोई भी रिसोर्सेज यूं ही पृथ्वी पर, या कह सकते हैं प्रकृति में, नेचर में यूं ही पड़ा हुआ है, यूं ही है, वो तब तक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स तभी कहलाएगा जब इंसान के जीवन में उसका उपयोग होना हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तब वो Yes, एक sir. रिसोर्स बन जाएगा। अब सर अगर मान, जैसे कि आयरन और से आयरन पाइप बनता है ह्यूमन की हाँ, मदद से। अब जरा मैं आपसे खाली इतना ही पूछ रहा हूँ बाबू, थोड़ा ध्यान देकर के समझना उसमें। तो मुझे इतना बताओ कि अगर आपके पास मान लीजिए कि वाटर है और उस वाटर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर तो प्रकृति के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध है, गिफ्टेड है, लेकिन क्या उस वाटर को डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं। नो सर। इलेक्ट्रिसिटी नो को सर, उसको बनाने के लिए, बनाना इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको डैम्स बनाना पड़ता है, फिर यस वो सर। वाटरफॉल तैयार करना पड़ता है, और उस वाटरफॉल को हम लोग क्या करते हैं, फिर उस वाटरफॉल को मशीनरी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे क्या करते हैं आप जी, उसको क्या बोलते हो, कुछ मशीनरी लगा करके, और उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का मशीन सर लगता है, टेक्नोलॉजी से। हाँ, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तब ना हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। यस सर। पृथ्वी के अंदर में जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब पृथ्वी के अंदर में गैस है, बहुत ज्यादा तीव्र मात्रा में गैस है, और वो गैस को हम लोग कैप्चर करते हैं किसी क्या बोलते हैं मशीन के माध्यम से, तब ना वो हम लोगों के लिए एनर्जी का कारण बनता है। अदरवाइज वो पृथ्वी में यूं ही पड़ा हुआ रहेगा, कौन जान हाँ। रहा है कि क्या है और नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? का मतलब है यस सर। ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय converting all the substances into a resource by the help of technology, engineering, and science, machinery, and so on. Then after those things will be called the resource. समझिए कि नहीं? तभी वो रिसोर्स बन करके आएगा बाबू। यस सर। समझ गए? सर एक और सर क्वेश्चन तुम पूछना था। सर तो ऐसे नहीं कर सकते सर, जैसे कि वाटर है तो उसको बिना कोई टेक्नोलॉजी यूज किए कम से कम वो पानी पीने के यूज में आ रहा है, हाँ, तो वो गुड भी गुड रिसोर्स गुड है। गुड गुड। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेकिन इस्तेमाल तो नहीं होगा, एनर्जी के रूप नहीं में तो होगा, रिसोर्स के रूप नहीं बन करके आएगा। वाटर है, नेचुरल रिसोर्स होगा। वाटर, हम लोग उस वाटर को अपना थर्स्ट को बुझाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए वाटर का सर लेकिन इस्तेमाल, उसको प्योर करने वाटर के लिए के हम लोग बिना, टेक्नोलॉजी यूज करते वाटर के बिना लॉन्ग टाइम तक हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, भोजन के बिना तो रह सकते हैं, वाटर के बिना लॉन्ग टाइम तक नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे यस हालात सर। में वाटर हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। उसी तरह से जैसे अच्छा। हवा रिसोर्स बन जाता है, उसी तरह से वाटर हाँ। भी हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है ना? तो उसी तरह से लैंड भी एक रिसोर्स है। अब अगर मान लो बाबू कि लैंड अगर नहीं रहेगा, तो आप पेड़ पौधे कहाँ उगाएंगे, खेती कहाँ करेंगे, मिनरल्स वगैरह ये सब जो प्राप्त है वो कहाँ होगा, घर मकान ह्यूमन एक्टिविटीज कहाँ बनेंगे बताइए, ट्रांसपोर्टेशन वर्क कहाँ बनेगा, रेड रोडवेज कहाँ बनेंगे, बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस कहाँ पे खड़ा होंगे, आप कहाँ पर रहेंगे, सो बताइए। जब तक लैंड रिसोर्स नहीं रहेगा तो ये संभव है क्या? टेल मी नाउ। नो सर, नहीं है। नहीं रहेगा संभव। नो सर। इस तरह से लैंड रिसोर्स का अपना मूल्य है, अपना कीमत है बाबू। अंडरस्टूड दिस? और इसी क्रम में यस हम लोग सर। चर्चा भी कर रहे थे कि लैंड रिसोर्स के विषय में मैं आपको मुख्य तौर पे बता रहा था, नहीं है ना? यस सर। 1 मिनट के खाली ब्रेक है आप लोगों का, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक, ओके? ओके सर। वेट फॉर।
हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो लैंड रिसोर्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह से लैंड रिसोर्स के अंतर्गत आपको मुख्य तौर पे आपको ये समझना है कि आप लोग पेड़ पौधे, फॉरेस्ट और द फूड, एवरीथिंग इज ग्रोन ऑन द लैंड। ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज जितना भी है वो सब कुछ लैंड रिसोर्स पर ही होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि लैंड रिसोर्स का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है, अंडरस्टूड और नॉट। और इसके बिना आपका कोई भी वर्क संभव नहीं है, अंडरस्टूड और नॉट। विदाउट द लैंड रिसोर्स वी कांट डू एनीथिंग। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इफ देयर इज नो लैंड सरफेस एरिया। कहने का मतलब है कि सब कुछ तो लैंड रिसोर्स, लैंड पे ही तो सब कुछ संभव है। यस ये सर। नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जानते हो कि लगभग पृथ्वी का 70%, मोर देन 70% जो है वो किस चीज से कवर है? वाटर कवर्ड एरिया है। नहीं? यस सर, क्या 71%। हाँ हाँ, 71%। क्या इंसान वाटर पे गुजर बसर कर लेगा? बताइए। नो सर। अभी उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है कि कंप्लीटली आप वाटर पे रह लेंगे और वाटर से ही केवल जिंदा रह जाएंगे और सैनिक क्रिया या सी फॉर्म से ही आपको जिंदा रहने का संभव है, ऐसा संभव नहीं है। अभी हम लोग उतना डेवलप नहीं हुए हैं। हाँ, आने वाला कल में ऐसा होगा, हो सकता है हो जाए। समझ गए कि नहीं? कि वाटर सरफेस पर भी इंसान घर, ऐसे तो वाटर सरफेस रियाज पर भी घर बना हुआ है, उस पर भी इंसान लोग रह रहे हैं, लेकिन कितना? 2-4-5% हार्डली। लेकिन ये नहीं है कि सब कोई आदमी जो है वाटर पे ही रह रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। लैंड फॉर्म्स पे होना बहुत जरूरी है। लगभग 30% जो है पूरे सरफेस रियाज का, पर अर्थ सरफेस रियाज का जो है वो आपके पास लैंड फॉर्म्स है। इसी लैंड फॉर्म से ओनली 30% जो आपके पास लैंड फॉर्म्स रियाज है, या लेस देन 30% के आसपास जो लैंड सरफेस रियाज है, दैट सपोर्ट्स द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप क्या बोलते हो कि इंसान का, ह्यूमन बींग्स का जितना भी एक्टिविटीज है वो सब के सब 30% पे ही है। मार्केट भी है, बड़े बड़े सिटीज और टाउन्स भी है, बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े कंट्रीज बसे हुए हैं, पहाड़ पठार मैदान, ईच एंड एवरीथिंग, बड़े बड़े डेजर्ट। लगभग भारत देश के क्षेत्रफल से, एरिया से भी दुगना 3 गुना के बराबर का लगभग जो है डेजर्ट हमारे पास पृथ्वी पर उपस्थित है, वह भी इसी लैंड सरफेस एरिया पर ही मौजूद है। घने से घने पेड़ पौधे, अन्य कई तरह के चीज जितने भी हैं वो सब कुछ लैंड रिसोर्स पे ही है, लैंड फॉर्म्स पे ही है ना? तो इसका एक अपना बहुत बड़ा महत्व है, आप कह सकते हो। अच्छा, इसके आगे और कुछ बताया नहीं ना थे, केवल इतना ही हुआ था ना, इसी से संबंधित केवल हुआ था ना? हैं जी? यस सर। हाँ, यही इसी से संबंधित हुआ था। यस सर। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। आज टोटल जनसंख्या, होल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट द 5 और 6 अरब जो पीपल आपके पास है, जो भी है जनसंख्या आज पृथ्वी पर है, वो कहाँ है? लगभग मोर देन 90 और 95% पीपल आर हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑन द लैंड। इसी लैंड सरफेस एरिया पर इंसान का अस्तित्व है। लगभग 90 और 95% इंसान इसी लैंड सरफेस एरिया पे गुजर बसर करता है, इसी से उसका जीवन चलता है। अब जब इतना इम्पोर्टेंट है हमारे पास लैंड रिसोर्सेज, है ना, तो यह किस तरह से, लैंड रिसोर्स किस तरह से इंसान को, ठीक है, प्रभावित करता है? हाउ डज द लैंड रिसोर्स इफेक्ट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, समझ गए? या व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? आप देखे होंगे कि यू माइट हैव सीन दैट द सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है कि मच मोर पॉपुलेशन, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या
किसी पार्टिकुलर प्लेस में बसा हुआ। तो सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब अगर आप देखेंगे सॉदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्री की बात किया जाए, सॉदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्री की बात किया जाए, मानसूनी रीजन की बात किया जाए, जहां पे मानसून का आगमन होता है, इन क्षेत्रों की बात किया जाए, जनसंख्या बहुत बड़ी पाई जाती है। बहुत बड़ी पाई जाती है का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि more than 50% of the total population of the world are residing only in few countries, only in few countries। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे विश्व का मैक्सिमम हिस्सा, अधिकांश जनसंख्या सॉदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में ही आपको निवास करती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, म्यांमार, these are the countries located to the southeast of the world, understood or not, where the most of the part of the total population of the world are residing। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। आखिर क्या वजह है? व्हाट आर द फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व का जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा फैक्टर्स है, ऐसा करके क्वेश्चन में आएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ uneven distribution of the population in the world? Getting question? Hello dear students, Yes sir. all of you got question? समझ में आया? बोलो बाबू। No sir. समझ नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे। और भी बच्चा लोग चुप है एकदम बिल्कुल। क्या बात है बाबू, थोड़ा थोड़ा बोला करो। Some boys, dear candidates, सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा। क्वेश्चन बता रहे हैं। बाकी लोग क्यों बोलता नहीं है जी? हाँ, पीयूष राज, हिमांशु, हर्ष, यस सर। सब सो गया जी तुम लोग? अभी तो सोने का टाइमिंग नहीं है। बताओ। मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन, अनइवन का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चारों तरफ एक जैसा क्यों नहीं है? एक जैसा क्यों नहीं बसा हुआ है बाबू? अरे अपने ही देश का अगर टूर करोगे, अपने ही देश का अगर यात्रा करोगे, तो आप बिहार में आ जाओ, यूपी में आ जाओ, ठीक है, कुछ और ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, ठीक है, राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाओ, है ना। खास करके ये 4-5 स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह का, गुजरात वगैरह का, है ना। इन क्षेत्रों में चले जाओ और देखो क्या आपको दिखाई देता है। बंगाल वगैरह में देखो, प्रत्येक स्टेशन पे इतनी बड़ी भीड़ मिलेगी, इतनी बड़ी जमावड़ा मिलेगा, आप देख करके डर जाओगे, भीड़ देख करके डर जाओगे। और वही साउथ इंडिया में चले जाओ, क्वाइट ईस्टर्न साइड में चले जाओ, तो स्टेशन पर नाम मात्र के आदमी, गिने चुने आदमी आपको स्टेशन पर दिखाई देगा। बड़े बड़े स्टेशन पे बहुत कम लोग दिखाई देंगे। यहाँ हर एक छोटे स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है कि सॉदर्न इंडिया के बड़े बड़े स्टेशन पर भी उतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। आखिर क्यों? क्या वजह है बताओ? है जनसंख्या ही इतनी ज्यादा है। आखिर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से क्यों है, अनइक्वल क्यों है? कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से जनसंख्या कहीं पर बहुत ज्यादा घना बसा हुआ है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा आसपास है, बहुत कमजोर है, लगभग नहीं के बराबर है, नगण्य है। आखिर क्या? मुख्य तौर पे याद रखना कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अफेक्टिंग फैक्टर्स, जहां पे बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट सबसे पहले का नंबर में है कि क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल करता है, रोल अदा करता है बाबू। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? यस सर। लॉन्ग टाइम तक
मोर देन 30 ईयर्स और द 50 ईयर्स तक जब एक जैसा स्थिति बना हुआ रहता है, चाहे ठंडा का या गर्मी का या पानी का, वर्षा का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट का नाम देते हैं। और वेदर जो है रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन टाइम टू टाइम। ठीक है, वेदर क्या है? प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण, हर एक पल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बदलाव आएगा, चेंज इन द एटमॉस्फेरिक सिचुएशन में बदलाव आएगा, उसे हम लोग कहते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग ईयर्स तक, लगभग 30 और 50 ईयर्स तक एक जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना हुआ रहेगा, तो दिस इज रेफर टू एज अ क्लाइमेट। समझ में आया बाबू? हेलो, Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Getting. क्लाइमेट का कंडीशन कुछ और है और वेदर का कंडीशन कुछ और है। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या को, गहरी जनसंख्या को अट्रैक्ट करने में और फिर जनसंख्या को वहां से डिस्प्लेस करने में। मेरा ये कहने का मतलब है कि पृथ्वी का किसी हिस्से में यदि हाई टेम्परेचर पाया जाता है, इफ सम पार्टिकुलर एरिया और द प्लेस ऑफ द अर्थ इफ रिसीव द हाई टेम्परेचर, it means unbearable temperature, it means very struggleful temperature, torturing temperature, not pleasant for the survival of the human beings and also the activities of the human beings. In those of the areas the humans will not choose to reside. उस क्षेत्र में इंसान रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जहां जनसंख्या बहुत, जहां टेम्परेचर बहुत हाई है। तो वहां जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा क्या? बोलिए। नहीं जी, वहां जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा? बोलो बाबू। हेलो, Yes, sir. वहां जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा? No, sir. नहीं मिलेगा। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है, ये सब ऐसे डेजर्ट का नाम है जो बहुत ही गर्म मरुस्थल है, बिल्कुल हॉट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है बाबू। यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम डेज 45, 46, 48, 50 प्लस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब बताओ कि हम लोग गर्मी के दिनों में कुछ ही दिन गर्मी रहता है और 46 और 48 के टेम्परेचर जब आ जाता है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? No, sir. एसिडिटी सब फील होने लगता है, हैं? हाँ. बताइए। You don't feel comfortable in that of the suffocating temperature or the scorching heat. इतना हाई टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो बताओ कि ऐसे क्षेत्रों में इंसान का बसना संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बोलो, समझ में आया बाबू? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द, डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र, द पार्ट ऑफ द अर्थ which receives the very what comes under the cold region, very cold region, काफी ठंड पड़ती है, -डिग्री टेम्परेचर इज रिसीव्ड देयर, understood or not? That is also not favorable to settle the human beings in those of the areas. गोबी का मरुस्थल, यस, ये कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरियन एरियाज, कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्र आता है, जहां पे बरखोयान्यास्क, जहां पे बरखोयानास्क, जहां पे -69 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है। आप समझ सकते हो वहां इंसान कैसे रह पाएगा? हाँ, बताइए। Yes, sir. प्लेटू ऑफ मंगोल, मंगोलिया का पठार, काफी ठंडा इलाका है, काफी ठंडा, वहां रहना संभव नहीं है, इंसान को बसना बहुत मुश्किल है। टुंड्रा प्रदेश,
ऐसे क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री में पाया जाता है, क्या इंसान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ग्रीनलैंड का एरिया, बर्फ, आइस फॉलिंग होते रहता है, बताइए। नॉर्थ कनाडियन प्लेस, आइस फॉलिंग होते रहता है, इंसान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बहुत मुश्किल है रहना सर। बहुत मीन्स बहुत 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 मुश्किल है। अंटार्कटिका का क्षेत्र बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्या फायदा है? इतनी ठंड है, आइस फॉलिंग, आइस का शीट जमा हुआ है, आइस का लेयर जमा हुआ है, कई यस सर। मीटर में आइस का लेयर जमा हुआ है। बताइए आप, क्या ऐसे जगहों पे रहना संभव है? इट मीन्स, नो, मेरा कहने लगभग का नहीं। मतलब है कि द प्लेस दैट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, इट मीन्स हैविंग द मॉडरेट प्लेस, मॉडरेट क्लाइमेट, neither hot nor cold, that areas used to attract the human beings to settle there. वही एरिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जहां पे क्लाइमेट बिल्कुल गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी। यानी कि क्लाइमेट इज द वेरी प्राइम फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। गॉट दिस? बोलो। यस सर। एवरीवन इज गेटिंग, माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, खुशी है कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं या पूरा समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स है या फैक्टर्स है जनसंख्या को वितरण करने वाला, वो है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब है उचावच। उचावच का मतलब है, मैं कई बार अभी शुरू में ही बातें हो चुकी है रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसको हम लोग टेरेन के नाम से जानते हैं। टेरेन, भू क्षेत्र, भू क्षेत्र जिसको बोलते हैं। इन्हीं उसके अंतर्गत में मिट्टी नहीं आएगा, भू क्षेत्र आएगा। का मतलब है वहां का भू क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी नुमा है, पठारी नुमा है, मैदानी है, स्लॉपिंग एरियाज है, अनइक्वल टोपोग्राफी है, काफी डीप वैलीज है, गॉर्जेज है, क्या है बताइए। हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है, क्या है? अब मुझे ये बताइए कि जहां पे भास्ट टेबल लैंड की तरह, बिल्कुल टेबल शेप की तरह लैंड पाया जाता है, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहने का मतलब एकदम इक्वल है, फ्लैट नुमा जमीन है, फ्लैट नुमा, ऊंचा नीचा नहीं है। तो वहां इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द एरिया दैट इज फ्लैट नुमा, क्या बोलते हो, लैंड सरफेस एरिया है, एंड द एरिया दैट इज फाउंड इन द हिल साइड और द माउंटेन साइड हैविंग द मेनी मोर अप्स एंड डाउन्स, और द टेरेन भी उसका काफी क्या है, हाई अल्टीट्यूड पाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि काफी स्लॉपिंग एरियाज होगा, स्टीप ढाल होगा उसका। बताइए, ऐसे क्षेत्रों पे घर बनाना, कोई भी फार्मिंग एक्टिविटीज करना, या और भी दूसरे अन्य तरह का ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करना, क्या संभव हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए रिलीफ फीचर्स भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस देश का रिलीफ फीचर्स बिल्कुल समतल होता है ना, भास्ट टेबल लैंड की तरह बिल्कुल सपाट होता है, वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में इन द फील्ड एरियाज पॉपुलेशन इज हाईली, क्या बोलते हो, सेटल्ड इन कंपेयर टू द हिली एरियाज और द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन और हिली एरियाज और रॉकी एरियाज की अपेक्षा आपको मुख्य तौर पे समतल मैदानों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करना आसान है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री खड़ा करना आसान है, वहां पे यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना आसान है, मार्केट बसाना आसान है, ग्रोइंग क्रॉप्स करना बहुत आसान है, जिससे अन्य तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत ही आसानी से हो जाता है। नहरों का बिछाना आसान काम है, जबकि माउंटेनियस क्षेत्रों में, रॉकी एरियाज में, उबड़ खाबड़ एरियाज में क्या ऐसा कर पाना संभव है? बोलिए। रेलवे लाइन सेटअप कर सकते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? नो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स या माउंटेनियस एरियाज में क्या रेलवे लाइन बिछाना संभव आज तक हुआ? नहीं हुआ। जो क्षेत्र दलदली क्षेत्र है, मार्सी प्लेस है, काफी
क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कटा फटा एरिया है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेरेन नहीं है, कटा फटा है, कहीं कहीं पर काफी डीप क्या बोलते हो वैली बन गया है, फिर ऊंचा पहाड़ बन गया है, फिर थोड़ा सा नीचे सतह हो गई है ना। अनडुलेटेड टोपोग्राफी है जहाँ पे, वहां पर इंसान का बसना संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर है भी तो बहुत कम संख्या में बसेगा लोग, बहुत बड़ा घनी जनसंख्या नहीं देखने को, है ना। समझ में आ रहा है बाबू मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। थर्ड है आपके पास वाटर सप्लाई। थर्ड जो है फैक्टर्स क्या है बाबू, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला थर्ड पॉइंट जो है वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई जिस एरिया में बहुत अच्छा रहेगा, यही वजह है कि शुरू से ही, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन, इमरजेंस ऑफ द सिविलाइजेशन, जब से ह्यूमन बीइंग्स का जन्म हुआ, ह्यूमन बीइंग्स का सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, इंसान की जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ डेवलप हुआ? इन द लैप ऑफ द रिवर वैली, नदी घाटी के गोद में मानव की सभ्यता डेवलप हुई। नदी घाटी के गोद में मानव सभ्यता डेवलप हुई का मतलब क्या? का मतलब नदी के किनारे लोगों का बसना ज्यादा उचित समझ में आया। क्यों? क्योंकि इजिली वाटर सप्लाई है, वहां पर आसानी से पानी की सप्लाई मिल जाएगी, वाटर सप्लाई हो जाएगा, पीने के लिए तो हो ही जाएगा, मवेशियों को, कैटल को रखने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी पानी मिल जाएगा, यदि आप खेती करते हैं तो उसके लिए भी वाटर इजी वे मिल जाएगा, यदि फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो उसके लिए भी वाटर इजी वे मिल जाएगा, घर मकान बनाना है तो उसके लिए भी वाटर इजी वे मिल जाएगा। अब अगर वाटर एरियाज वाटर सोर्स से बहुत दूर बसे हुए हैं तो वाटर का सप्लाई बहुत बड़ा मायने रखता है। अनकंटिन्यूअस यदि वाटर सप्लाई हो रहा है, इंसान का बचना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। समझ रहे हो जी? हाँ, यस सर। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? यस सर, गेटिंग। गुड। और लोग तो बोलता ही नहीं है जी, एकदम नहीं, एकदम सोड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक। सिंगल सिंगल बच्चे को बोलिए माइक ऑन करने के लिए। आकाश कुमार, आकाश कुमार, अभिषेक, कहाँ चल जाता है जी बाबू लोग? सर उतना देर से तो हम सर आकाश में हम भी हर्ष, हिमांशु, ये सब कहाँ चला गया जी? आवाज देते हैं तो तुम लोग Yes, बोलते sir. नहीं होगी। पेपर है सर। इन द क्लास एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल्स। जिस पार्टिकुलर प्लेस का सॉइल बहुत ही फर्टाइल होगा, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा मिट्टी। आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के दोआब में जहाँ की मिट्टी काफी फर्टाइल है, एवरी ईयर द सॉइल ऑफ द दिस पार्टिकुलर एरिया यूज्ड टू बी रिन्यूड एवरी वर्ष। क्या होता है? नया होते रहता है। नदी घाटी अपनी मिट्टी को काट करके और फिर इसके दोनों किनारों में लाकर बिछा देती है, मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में इंसान का बसाव ज्यादा देखने को मिलता है। जितनी भी सिविलाइजेशन, अभी मैंने बताया कि सिविलाइजेशन इंसानों का बसाव हुआ तो सब के सब नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ। क्यों? क्योंकि की मिट्टी भी बहुत फर्टाइल पाई जाती है, वाटर भी इजी वे में मिल जाता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इजी वे में मिल जाता है। फिर वहां पर क्यों न लोग रहेगा? फिर वहां पर क्यों नहीं लोग बसेगा? बताओ, समझे? सर क्या चीज फिर से बताइए। हाँ, सर क्या चीज था फिर से बताइए। मैं बता रहा था सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल आल्सो affect the settlements of the human beings. Population is highly filled or population is highly densely populated. Human beings are densely populated in the areas of the fertile soil. जहां पर भी फर्टाइल सॉइल है वहां पर जनसंख्या बहुत गहरी देखने को मिलती है,
बहुत घना देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन यही है कि वहां का मिट्टी काफी उर्वर है, फर्टाइल। अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या को, फैक्टर्स को प्रभावित करने वाला। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? जब कह दोगे तब खत्म कर देंगे, तुरंत कहोगे तो तुरंत खत्म कर देंगे, शॉर्ट में उड़ा देंगे एकदम बिल्कुल। नोन ना है ज्यादा शॉर्ट ना नहीं है सर। ज्यादा लॉन्ग। हाँ सर, इसी के मीडियम से लिखानी है, ना ये शॉर्ट ना ही लॉन्ग। मीडियम से पढ़ा दे। अच्छा ठीक है, गुड, तो नेक्स्ट क्लास तक चलेगा लेकिन। हाँ ठीक तो है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सॉइल के बहुत से मेथड हमको बताना होगा ना। सॉइल ओके सर। इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल इरोजन को रोकने का क्या उपाय है ना। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का क्या उपाय है। सॉइल यूज क्या होता है, लैंड यूज क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, बहुत से फैक्टर्स इसमें आपको पढ़ना है, समझ गए। यस सर। लैंड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, ये सब टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 में तो डायरेक्ट बेनिफिट करेगा, 10 में, समझ गए कि नहीं। यस सर। तो नेक्स्ट आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स का मतलब है अगर मिनरल्स जहां पे ज्यादा पाया जाता है, जैसे जर्मनी हो गया, है ना, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां पे मिनरल्स की उपस्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया को इसीलिए ना बाबू, साउथ सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडिया, समझ लीजिए। भारत देश की आत्मा जो है सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बसती है, दक्षिण भारत में बसती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश मिनरल जो है ना उसी क्षेत्रों में पाया जाता है, चाहे वो और कोयला सर क्योंकि है, वहाँ ऑक्साइड है, आयरन ओर है, कॉपर है, यूरेनियम है, थोरियम है, गोल्ड है, जितनी भी तरह का मिनरल्स है सभी के सभी सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही बसता है, सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही मिलता है। यही वजह है कि दैट इज द सोल ऑफ इंडिया। यानी जो क्षेत्र सबसे ज्यादा मिनरल्स के मामले में रिच है, द प्लेसेज विच आर रिच इन मिनरल, देयर इज द हैविंग द मच मोर अट्रैक्शन फॉर द सेटिंग अप ऑफ द पॉपुलेशन और द हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज देखने को मिलता है। अब एक नेक्स्ट फैक्टर भी है बाबू, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस देश में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है वहां जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिला है, समझ गए। टेक्नोलॉजी जितना ही डेवलप होगा, जिस देश का अगर मान लो रिसोर्सेज कम है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप है, तो ऑटोमेटिक वे रिसोर्स बना लेंगे। जनसंख्या का बसाव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर भी बहुत तीव्र गति से, जापान को विकसित देश के नाम दे दिया गया है। क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण। वहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, सर समझ में लेकिन आया। टेक्नोलॉजी के सर टेक्नोलॉजी लेकिन अभी सबसे ज्यादा जापान में बताया। जापान में सर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी जापान में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट, बिल्कुल। यस सर। तो ये सभी कारण है बाबू कि जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। आज बेंगलुरु जो आपके देश में है, ठीक है कि सर नहीं, आईटी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं चाहेगा कि हम बेंगलोर में जाकर बसे, जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया है जहाँ सब कुछ बिल्कुल कंप्यूटराइज और एवरीथिंग इज देयर, क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन द सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ बोलो 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 बोलो। सर क्योंकि बैंगलोर में बहुत पॉपुलेशन पहले से ही। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पहले से तो नहीं था, पॉपुलेशन इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सर आईटी वहाँ सेक्टर काफी डेवलप हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी डेवलप है। वही 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 बता रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या बोलते हो कि उस और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिनरल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या तो बसेगी ही बसेगी। सर इफ द प्लस लैंड, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। सर हाँ हाँ बोलो सर बाबू, बोलो जापान बोलो। में ज्यादा सर टेक्नोलॉजी है तो फिर यूएसए में को क्यों सक्सेसफुल ज्यादा कहा जाता है?
वैसे भी कम नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जापान छोटा सा देश है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है उसके पास। यूएसए तो भारत जैसे देश को भी 3-3 4-4 देश को अपने अंदर अगर एडजस्ट कर लेगा तो भी उसके पास जगह बच जाएगा, इतना बड़ा देश है यूएसए। और जापान भारत से कई गुना छोटा एरिया में है। अब जरा बताओ मुझे कि जब ऐसी हालात है तो जापान को, जब इतना छोटा में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उतना बड़ा देश में अगर टेक्नोलॉजी अगर है ही तो बहुत बड़ा क्या हो गया बताइए। यस सर, समझ गया। ये सब बात है ना बाबू। अब हम आपको लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज क्या होता है सो समझ लीजिए। मैं अगर इफ द लैंड इज यूज्ड फॉर एनी पर्पस, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता हो लैंड, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, ठीक है, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट्स के तौर पे हो, या ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे हो, या किसी भी तरह का माइनिंग के तौर पे हो, बिल्डिंग के तौर पे हो, फॉरेस्ट एरियाज के तौर पर किसी न किसी रूप में यदि लैंड का इस्तेमाल हुआ है तो दैट इज नोन एज द लैंड यूज। उससे हम लोग लैंड यूज के नाम से समझते हैं। यह दो तरह का जमीन होता है, दो तरह का लैंड होते हैं। एक प्राइवेट लैंड होता है और एक कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जिसपे इंसान का इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अपना स्वामित्व होता है, मालिकत्व होता है। दैट कम्स अंडर द प्राइवेट लैंड। अंडरस्टूड दिस? आपका आपका अपना कल्टिवेटेड लैंड जो है, ठीक है, कैटल रेयरिंग प्लेस है, वो क्या है? प्राइवेट लैंड है। उस पर कोई दूसरा यस कोई सर। जा करके और खेती ना करने लगेगा, उस पर दूसरा कोई जा करके एनिमल्स वगैरह नहीं पालना शुरू कर देगा, तो वो आपका प्राइवेट लैंड है। यस सर। कॉमन लैंड का मतलब है कि दैट इज यूज्ड फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल द पीपल, सबके लिए वो है। कम्युनिटी लैंड है का मतलब है कि हैविंग नो ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन और द पार्टिकुलर पर्सन ऑन सच सर एरिया। लेकिन वो गवर्नमेंट का भी रहता है जब तक वो कोई खरीदता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये इससे पहले ये समझ लीजिए कि लैंड चाहे वो प्राइवेट का हो या कम्युनिटी का हो, सब कुछ जो है गवर्नमेंट का है। अगर जरूरत पड़ेगी आपका प्राइवेट लैंड, तो क्या आपको अगर मान लीजिए आपकी जमीन के, आपके घर के रास्ते, घर के सामने से या घर के ही रास्ते से अगर मान लिया कि उसको रेलवे लाइन बिछाना हो जाएगा, तो आपको घर नहीं खाली करवा देगा क्या? बताओ। यह करवा देगा लेकिन उसके बदले उसका अमाउंट भी दे देगा। हाँ, देगा देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ये आपको प्राइवेट लैंड है, आप ओनरशिप थे, लेकिन अगर इफ दैट इज मीन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, दैट कैन बी यूज्ड बाय द नेशन और द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन। हाँ, ये बात सही है कि उसके बदले में इन ल्यू ऑफ योर ऑन द प्राइवेट लैंड यू विल बी गिवन समथिंग, सम अमाउंट दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप दूसरी जगह पर जाकर बस जाइए। तो कम्युनिटी लैंड में जैसे अगर मान लीजिए कि आपको सिमेस्ट्री प्लेस हो गया, कब्रिस्तान का प्लेस हो गया, वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होता है। चारगाह की जमीन हो गया, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होता है। मार्केट प्लेस हो गया, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का है। आपको क्या बोलते हो, पार्क प्लेस हो गया तो पार्क किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का है। ग्रेजिंग फील्ड हो गया, वो किसी गवर्नमेंट पार्टिकुलर का व्यक्ति का है। प्ले ग्राउंड है तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का है। नहीं, ये सभी के सभी जो है कम्युनिटी बेस्ड लैंड। अंडरस्टूड दिस? गेटिंग देयर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, गुड। अब है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है कि नहीं? लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड का डिग्रेडेड हो जाना, उसकी क्वालिटी, उसका वैल्यू का गिर जाना, ठीक है, किसी काम के लायक नहीं रह जाना। ना आप माइनिंग कर सकते हैं, ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ह्यूमन सेटलमेंट्स में काम आ सकता है। तो ऐसे एरिया को, ऐसे हालात को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। गॉट दिस? हेलो, गेटिंग दिस? यस सर। यस लैंड डिग्रेडेशन में मुख्य तौर पे याद रखना है कि क्या होगा कि वहां पे इंसान, क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, या व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन।
लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में डिग्रेडेशन आ जाना, डिप्लीशन आ जाना, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है लैंड डिग्रेडेशन का? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जैसे याद रखना, लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो मैक्सिमम जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज ने नेचुरल फोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है, इतना ज्यादा एग्रीवेटेड कर देता है कि ह्यूमन नेचर क्या बोलते हैं कॉजेज भी इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, किस मामले में ह्यूमन फैक्टर्स है? बताइए, ह्यूमन फैक्टर्स किस मामले में है? अब बताइए कि डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हो बहुत तीव्र गति से। हेलो, यस सर। यस सर। पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हो तीव्र गति से, क्या होगा कि जब धारा आएगी, लैंड डिग्रेडेशन। रेन वाटर आएगी तो मिट्टी कट करके क्या हो जाएगा, बह जाएगा, चला जाएगा। लैंडस्लाइड हो सकता है। हाँ, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया साइड में आप देखते हो ना, उत्तराखंड का केस हमेशा आते रहता है, आता है यस ना। सर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का केस आपने देखा होगा। पहाड़ी एरियाज में ये सब मामूली चीज पूरा का आजकल पूरा हो गया है। पहाड़ जो है, पूरा का पूरा पहाड़ एरिया ही जाके धंस जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स और सर बड़े ये बड़े क्या कॉमन बोलते है। हैं मार्केट प्लेस जो है धरती के अंदर चला जाएगा, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा। फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन के एरियाज, कारण पहाड़ी एरियाज में ये सब कॉमन हो गया है। हाँ, तो फॉरेस्ट एरियाज को हम लोग जितना तीव्र गति से काट रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है लैंड डिग्रेडेशन का, या बहुत बड़ा दूसरे अन्य तरह का क्या बोलते हो कि लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। समझ गए कि नहीं? यस पेड़ सर। पौधा रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा तभी ना पानी को रोक करके पृथ्वी पर गिरने देगा, और तेज यस गति सर। से यस वर्षा सर। हो रही है। आप नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में जो मानिसराम जो जगह है, मेघालय का चेरापूंजी से 10-15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के साइड में जो एरिया है वो मानिसराम, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा वर्षा होती है मानो कि कोई बाल्टी से पानी ऊपर से गिरा रहा उड़ेल रहा हो। सोच लीजिए, उतनी तेज पानी को, और घंटों वर्षा होती है। जब उतनी तेज वर्षा होगी तो क्या जमीन आपको रोक पाएगा? नो सर। अधिक से अधिक घने पेड़ पौधे रहेंगे तो डायरेक्ट मिट्टी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लैंड सरफेस एरियाज पे नहीं पड़ेगा, स्लॉपिंग एरिया कट कट करके नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड डिग्रेडेशन को बहुत स्पीड को तेज बढ़ा दिया है। नेचुरल सर फोर्सेस को हम लोग बहुत तीव्र गति से इन्विटेशन दे दिए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन और दूसरे अन्य तरह का एक्टिविटीज गोइंग ऑन है। हाँ बोलो बाबू, बोलो। सर लैंड डिग्रेडेशन से कटिंग ऑफ ट्रीज जो होता है, डिफॉरेस्टेशन से होता है, इससे नहीं हो सकता पॉल्यूशन से, हाँ, लैंड पॉल्यूशन। बता रहे उतना ही नहीं है, और भी है, और भी बता रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग एक्टिविटी से होता है। माइनिंग एक्टिविटीज क्या करता है, ह्यूमन बींग्स की, इंसान जो है अपने क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज करके और उसके यूं ही छोड़ देता है गैप, अंदर में कुछ नहीं भरता है, कूड़ा करकट भर दो, अननेसेसरी अनएलिमेंट्स अनडिजायरेबल थिंग्स को उसके अंदर में पैक कर दो, ताकि जमीन ऊपर से धस कर नीचे ना गिर जाए। कोयला वगैरह जहां से निकालते हो, बॉक्साइड या आयरन जो भी निकालते हो धरती के अंदर से, खदान से, वो खाली जगह को, हॉलो एरियाज को नहीं भरते हो, उसके ऊपर कई तरह का आपको क्या बोलते हो कि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज है, इंसान का ह्यूमन सेटलमेंट्स है, शहर बसा हुआ है, तो ऊपर नदियां बह रही हैं, तो कई तरह का एक्टिविटीज गोइंग ऑन है ना, और नीचे में गैप है और उसको सपोर्ट यस कुछ सर। मिल नहीं रहा है। यस सर। तो सपोर्ट जब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, ऊपर से कभी ऐसा होगा कि अचानक नीचे का पूरा एरिया जो है काफी लंबे चौड़े क्षेत्र का एरिया धंस जाएगा, डिप्लीटेड हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर जब बारिश होता है जिससे गड्ढा बन के पानी जो जमा हो जाता है, तो इसको लैंड डिग्रेडेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, छोटा मोटा गड्ढा थोड़े ना वो कहलाएगा, वो तो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी एरिया जब हाँ, इफेक्ट। जिसमें पॉन्ड पॉन्ड जो बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो लैंड डिग्रेडेशन का नहीं ना है, वो लैंड डिग्रेडेशन का वो रूप, हालांकि है तो उसी से हुआ है ना, लेकिन वो इसका सटीक रूप नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी उसका ही आखिर कारण तो वही है, कारण तो वही है ना उसका।
सर क्योंकि ये फायदा भी दे रहा है हम लोग का। है सर अगर ये गड्ढा हो के इसमें पानी भराया है लेकिन ये फायदा भी दे रहा है हम लोग को। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है बाबू कि लैंड डिग्रेडेशन जो है माइनिंग एक्टिविटीज से हो गया, क्वायरिंग एक्टिविटीज से हो गया, ओवर ग्रेजिंग से हो गया, समझ गए कि नहीं। और भी कई ऐसे कारण है जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत तीव्र गति से होता है, समझ गए। सर पॉल्यूशन से होता है या नहीं होता? पॉल्यूशन से, यस सर। पॉल्यूशन से भी होता है, क्यों नहीं होता है। पॉल्यूशन ही तो सबका कारण बन जा रहा है ना, लैंड डिग्रेडेशन का आखिर वही सब तो कारण मुख्य तौर पे बन रहा है ना। ओके। ठीक है, समझ में आया। माइनिंग हो गया, क्वायरिंग एक्टिविटीज हो sir. गया, ये सभी जो है कारण है आपको लैंड डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंड कंजर्वेशन पढ़ाएंगे आपको कि लैंड कंजर्वेशन क्या क्या है, कौन कौन सा मेथड अपनाएंगे जिससे लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा। मैंने क्या बोलते हो, लैंड जो बर्बाद हो रहा है वो रुक जाएगा। और फिर सॉइल इरोजन, सॉइल रिसोर्स बताएंगे। बस एक दो पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर, Yes. थैंक यू सर। तो